चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था मैंने आप लोगों को, ये बताया था कि कोई भी चार्ट वो कैसे ट्रैक पे चलेगा, है ना, किस तरह प्लेस है। लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लोट्रॉन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो देख रहे हैं अपन, देखो इधर साइक्लोट्रॉन। देखो साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो पॉजिटिव चार्ज कौन होते हैं, हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उनको एक्सेलरेट करने के काम में आता है अप टू हाई काइनेटिक एनर्जी। हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल है, हैवी चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल है, हैवी चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन, हैवी चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन, हैवी चार्ज पार्टिकल। तो इनको हाई काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के काम में आता है। अच्छा, हाई काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट करके हम लोग करते क्या है, हम लोग किसी न्यूक्लियस वगैरह पे बोmbardment करना हो, अगर मान लो अपने को चार्ज का, तो न्यूक्लियस वगैरह पे बोmbardment करने के काम में लेते हैं हम लोग किसी हाई एनर्जी, जो भी हाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको। जैसे मान लो किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, तो न्यूक्लियस को ब्रेक जाके कौन करेगा, कोई फास्ट मूविंग कोई चार्ज पार्टिकल। तो फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल ये जो है, मतलब वो न्यूक्लियस के रिप्रेजेंट, मान लो एक प्रोटॉन का हम लोगों को क्या करना है, बोmbardment करना है, अल्फा पार्टिकल का बोmbardment करना है न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन से उसको एक्सीलरेट करते हैं। अच्छा, इसको डिजाइन किसने किया था, डिजाइन बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। साइंटिस्ट ने दो, लॉरेंस एंड लिविंगस्टन, नोबेल प्राइज की लाइन को इन्होंने डिजाइन किया था। अच्छा, ये काम में क्या आता है, यूज किया है, इसका यूज है, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अप टू हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी तक ये एक्सेलरेट करने के काम में आता है। हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के काम में आता है। ये साइक्लोट्रॉन का काम होता है। अच्छा, वो हैवी चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा, इनको एक्सेलरेट करने के काम करता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा भाई, कैसा होता है ये कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। इसके अंदर दो डी शेप के, डी शेप मतलब ऐसा, डी शेप ऐसा, है ना, दो डी शेप के ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से ऐसे रखे हुए ऐसे, है ना, दो डी शेप के बिल्कुल आमने सामने रखे हुए होलो मेटल के बने हुए इक्वेटेड दो चैम्बर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, टू डी शेप, टू डी शेप, डी मतलब इंग्लिश के डी वाला, है ना, ये इधर से पैक होता है, ऊपर से नीचे से पैक होता है, इधर खाली होता है। ये डी का ये वाली जो लाइन है, ये होलो होती है, इसके अंदर से चार्ज पार्टिकल इसके अंदर घुस सकता है। टू डी शेप होलो
metallic evacuated चैम्बर होता है इन साइक्लोट्रॉन प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं और इनके बीच में हम लोग चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं जिसको भी हम लोग को एक्सेलरेट करना होता है, चाहे प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, इनके बीच में चार्ज पार्टिकल रख के हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल हम लोग को पहले लिखना चाहिए था, ठीक है ना, इस जगह। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है इन साइक्लोट्रॉन वेक्टर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का साइमल्टेनियसली एक साथ यूज करते हैं और एक साथ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करता है, एक्सेलरेट, और मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करता है, रोटेट। तो रोटेट करता हुआ जो चार्ज पार्टिकल होता है वो हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। तो एक साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो तो क्या करता है, एक्सेलरेट दी चार्ज पार्टिकल and speed up to gain high kinetic energy। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है ताकि वो हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करे, उसको बार बार उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेक्टर बी रोटेट दी चार्ज पार्टिकल on a circular track। वो सर्कुलर ट्रैक को क्या करता है, वो सर्कुलर ट्रैक को उसको रोटेट करता है। इसका काम मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है रोटेट करना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है उसको एनर्जी देना, बार बार एक्सेलरेट करना। और दोनों आपस में परपेंडिकुलर लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दोबारा सुन लो एक बार, क्या चीज है ये बोर्ड भर गया मेरा, दोबारा सुनो ध्यान से, क्या चीज है ये? साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन लॉरेंस और लिविंगस्टन ने डिजाइन किया था। नंबर पहली बात, इसका यूज क्या है, ये हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अप टू हाई काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के काम में आता है। हैवी चार्ज पार्टिकल कौन कौन सा, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, ये बाद में देखेंगे, पहले प्रिंसिपल देख लो। प्रिंसिपल क्या होता है, हम लोग साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है अप टू हाई काइनेटिक एनर्जी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करता है, जो सर्कुलर ट्रैक उसके ऊपर रोटेट करेगा, और रोटेट करके घूमता हुआ जो चार्ज पार्टिकल है वो अपनी रेडियस बढ़ाता जाता है। रेडियस बढ़ने से उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती है, और ये जो है अभी सारा का सारा समझेंगे अपन, ठीक है ना, सारी वर्किंग कैसे होती है। अब होता क्या है इसके अंदर, होता ये है कि दो डी शेप, ठीक है ना, इस तरह से, जैसे मेरे दोनों हाथ जो है ये डी शेप में खुले हुए हैं, इस तरह से दोनों डी शेप, तो इस तरह से ऐसे हॉरिजॉन्टल रखे हुए दो डी शेप वो होते हैं मेटेलिक चैम्बर, और ये ऊपर से बंद होता है, नीचे से बंद होता है, और इधर से खाली होता है। इसके अंदर चार्ज पार्टिकल घुस सकता है, ठीक है ना, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल घुसेगा तो इसके अंदर राउंड मारता है चार्ज पार्टिकल। तो इस तरह से दो डी शेप होलो इवैक्यूएटेड मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं, उनके अंदर चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करता है। तो एक बार नोट करो उसको। अब मुझे पहले ये बताओ कि क्या स्क्रीन क्लियर है और आवाज आ रही है मेरी क्लियर, मतलब रिकॉर्ड करने लगे लेक्चर? चलो ठीक है। सर स्क्रीन थोड़ी थोड़ी ब्लर है लेकिन बाकी तो सब सही है। हैं? हल्की हल्की से ब्लर है बस।
चलो ठीक है, रिपीट कर देंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई, नोट करो उसको। हो गया बच्चों? तरह तुमने अभी ज्वाइन किया है, वैसे तो मैं इस लेक्चर को रिपीट करूंगा, लेकिन फिर भी देख लो एक बार जितना हो पाए, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से ले रहा हूँ, तो हो सकता है किसी बच्चे के ब्लर हो स्क्रीन, किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, क्योंकि मेरी तरफ से हो सकता है प्रॉब्लम हो आज, क्योंकि ये देखो, ये जियो फाइबर मैंने खोल के बैठा हुआ था और कल भी ये प्रॉब्लम हुई थी। अभी इसको सुधारने की कोशिश कर रहा था, सुबह सुबह तो ढंग से चले और शाम को पता ही नहीं इसमें क्या बीमारी हो जाती है ना। कल भी शाम की क्लासेस देने की लगाऊं और खुद मेरे से बाहर पड़ी नहीं इसकी। तो चलो, तो हमने साइक्लोट्रॉन स्टार्ट किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बोर्ड के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है, मेजर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बोर्ड पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जो भी एवरेटर्स होते हैं वो बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो डायग्राम बनाते हैं, उनकी थ्योरी लिखवाते हैं, प्रिंसिपल लिखवाते हैं, ठीक है, डेरिवेशंस वगैरह करवाते हैं। तो देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ये दो साइंटिस्ट है, लॉरेंस और लिविंगस्टन। दो साइंटिस्ट है, लॉरेंस और लिविंगस्टन, उन्होंने डिजाइन किया है ये। उन्होंने डिजाइन किया लॉरेंस और लिविंगस्टन ने। क्या काम में आता है ये, यूज क्या है इसका साइक्लोट्रॉन का? साइक्लोट्रॉन का यूज है, ये हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अप टू हाई काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेट करने के काम में आता है। ये एक्सेलरेट करता है हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटॉन है, हैवी है, चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन है, हैवी है, मतलब न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन से भी हैवी है, मास इसका डबल होता है। अल्फा पार्टिकल तो और हैवी है, मास इसका 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन का। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये वाले जो पार्टिकल होते हैं, इनको हाई काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के काम में आता है। अच्छा, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? प्रिंसिपल इस यूज के बाद में इसका प्रिंसिपल इधर लिखा हुआ है मैंने। प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है ये? पहले लिखेंगे किसने डिजाइन किया, फिर लिखेंगे यूज क्या है इसका, उसके बाद में लिखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हम लोग इसके अंदर साइमल्टेनियसली दो फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाते हैं इसके अंदर और एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाते हैं। हम एक तो अप्लाई करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दोनों आपस में 90 डिग्री पे होंगे, है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड एक साथ इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज को एक्सेलरेट करता है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स लगाता है, और फोर्स या तो अपनी डायरेक्शन में लगाता है या अपने अगेंस्ट में लगाता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या करता है, जैसे इसके अंदर एक प्लस चार्ज पड़ा हुआ है,
क्योंकि प्लस चार्ज थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में फोर्स लगाता है F इक्वल टू Q, और ये किसी रुके हुए चार्ज को भी एक्सेलरेट करके चला देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, स्पीड अप करता है चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो काम होता है कि साइक्लोटॉन के अंदर दोनों फील्ड इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो काम होता है कि ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, उसको स्पीड अप करता है। क्या देखो क्या लिखा हुआ है, इन साइक्लोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल एंड स्पीड अप टू गेन हाई काइनेटिक एनर्जी, और उसको स्पीड अप करता है और वो हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करता है चार्ज पार्टिकल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है चार्ज को रोटेट करना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड अप नहीं कर पाता, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को रोटेट करता है, चार्ज को घुमाता है। तो क्या होता है कि घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल रेडियस निकालने के बाद r इक्वल टू mv अपॉन qv, तो रेडियस बढ़ाता जाता है और रेडियस बढ़ाते बढ़ाते उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर हम लोग साइक्लोट्रॉन से उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर चार्ज पार्टिकल का करते क्या है, मतलब इतना हाई काइनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल करोगे क्या, हम लोग बॉम्बार्डमेंट में काम में लेते हैं। जैसे मान लो किसी न्यूक्लियस के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करना, हमें प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का, न्यूट्रॉन का, तो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय वगैरह करने के लिए हम लोग इस चार्ज पार्टिकल को काम में लेते हैं। तो ये हो गया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका नहीं हुआ है, नोट नहीं किया है। स्क्रीन ब्लर हो तो भी मैनेज कर देना, मैं इस क्लास को रिकॉर्डिंग पे नहीं डालूंगा, है ना। मैं ये क्लास कोशिश करूंगा कि दोबारा ले लूं, और या तुम लोगों के बिना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैं इसको अलग से लेके मैं खुद रिकॉर्ड करके फिर डालूंगा इसको, है ना। तो अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रहा हूँ। तो देखो ये जो है ये क्या है, ये साइक्लोट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब हम लोग इसकी वर्किंग समझते हैं, वर्किंग कैसे होती है, कैसे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। इसके अंदर क्या होता है, दो डी शेप के होलो मेटेलिक चैम्बर होते हैं, दो डी शेप के होलो मेटेलिक चैम्बर होते हैं, जो डी का जो साइड होता है उस साइड से खुले हुए होते हैं। जैसे ये डी बना हुआ है ना, यहाँ पे डंडा लगा दूं तो ये डी दिखेगा, तुम्हें ये डी दिख रहा है ना, ये डी है, ये तुम्हें डी दिखेगा ऐसे। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वाली साइड तो होती खुली, पीछे ये पैक होता है, पीछे ये पैक होता है, इधर से भी पैक होता है, इधर से भी पैक होता है, लेकिन ये वाली साइड खुली होती है, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल जाके रोक करके आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, दो डी शेप, हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। देखो इसके अंदर होता क्या है, बस लेआउट बनाऊंगा मैं, वैसे तो ये ऑटोमेटिक एपरेटस होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे दिखते नहीं है डी वगैरह सामने, ऑटोमेटिक होता है सारा का सारा एपरेटस। तो देखो इसके अंदर दो डी शेप ऐसे हॉरिजॉन्टल रखे हुए, दो डी शेप, ये एकल से सेमी सर्कुलर होता है ना, और इसके नजदीक दोनों के बीच में बहुत मामूली सा गैप होता है, माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉम के बराबर गैप होता है, बहुत मामूली सा। तो एक तरह से पूरा का पूरा सर्किल बन जाता है। ये सेमी सर्कुलर डी होता है, ये सेमी सर्कुलर डी होता है, दोनों एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल रखे हुए होते हैं ऐसे। पीछे से ये पैक होते हैं, पीछे से ये, जैसे ये डी है, पीछे से पैक है, ये बाउंड्री बनी हुई है, इधर से पैक होता है, इधर से पैक होता है, इधर से खुला होता है, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर सकता है ना। अब ये जो है ये क्या है, ये भी डी है, ये भी डी है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखे हुए रहते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं एक दूसरे के। तो इसको बोलते थे हम लोग D1 और इसको बोलते थे हम लोग D2। इसका नाम रख दिया हम लोगों ने D1, इसको बोलते भी D है। ये जो है ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। है क्या चीज ये है होलो मेटेलिक इवैक्यूएटेड चैम्बर्स known as D1 एंड D2। इसको D1 और D2 बोलते हैं, इसका नाम रख दिया अपन ने D1, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने D2। इस तरह के चैम्बर होते हैं। इसके ऊपर एक मैग्नेट लगा देते हैं हम लोग, एक मैग्नेट लगा देते हैं, ये ऊपर नॉर्थ पोल लगा दिया और ये नीचे हम लोगों ने ये साउथ पोल लगा दिया, ये लगा दिया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग जाएगा इसके ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग गया, मैग्नेटिक फील्ड लग गया नीचे की तरफ। तो ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल है, दोनों ऊपर नीचे मैग्नेट लगा दिया हम लोगों ने, तो मैग्नेटिक फील्ड लग गया ऐसे, डी रखे हुए ऐसे हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड लग गया परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक अल्टरनेटिव करंट का सोर्स जोड़ देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। ये है अल्टरनेटिव करंट सोर्स, ये है अल्टरनेटिव करंट सोर्स ऑफ हाई काइनेटिक हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी करीबन 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज की होती है, इतना उससे मतलब नहीं अपने को।
तो हाई फ्रीक्वेंसी का क्या जोड़ देते हैं हम लोग, हाई फ्रीक्वेंसी का, और हाई फ्रीक्वेंसी का हम लोग अल्टरनेटिव करंट सोर्स जोड़ देते हैं। अल्टरनेटिव करंट के बारे में आपको बता दूं, आगे तो अपने पूरा चैप्टर आएगा। अल्टरनेटिव करंट ऐसे चलती है, अल्टरनेटिव करंट आधे टाइम चलती है प्लस, आधे टाइम चलती है माइनस, आधे टाइम चलती है प्लस, आधे टाइम चलती है माइनस, इस तरह से सिनुसॉइडल रूप बनाते हुए चलती है। ये होती है अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में चलती है, अल्टरनेटिव करंट आधे टाइम प्लस, आधे टाइम माइनस, आधे टाइम प्लस, आधे टाइम माइनस, इस तरह से चलती है। तो ये जो है ये हाई करंट की कैपेसिटर, सो ये लगा दिया हम लोगों ने हाई फ्रीक्वेंसी का डीसी सोर्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब क्या होता है, अब चालू कर, अच्छा इसको एक चैम्बर के अंदर पैक कर देते हैं, ऑटोमेटिक होता है वो, लेकिन आपको डी वगैरह कुछ भी दिखते नहीं है, बस रीडिंग्स दिखती है आपको। तो ये जो है अब हम लोग क्या करते हैं, जिस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना है, जिस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना है उसको हम लोग बिल्कुल बीचों बीच रखते हैं। जिस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना है उसको हम लोग बीचों बीच रखते हैं। तो यहाँ रखते हैं उस चार्ज पार्टिकल को, यहाँ रखा हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल Q। अब क्या होता है, इस एसी सोर्स को ऑन कर लेते हैं, ये एसी सोर्स ऑन कर लेते हैं। अब ऑन करके ही मान लेते हैं कि ये वाला लूप एंटर करता है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी वर्किंग। ये वाला लूप एंटर करता है, ये वाला लूप एंटर करता है, तो मान लेते हैं ये D1 बनता है, D2 बनता है माइनस, और ये D1 बनता है प्लस। सपोज करो ये तो बनता है माइनस, क्योंकि करंट को मैंने के लिए एक प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए, ये सोर्स लगा हुआ है, तो एक तो माइनस बनेगा और एक प्लस बनेगा। अब क्या होगा कि ये चार्ज यहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। इस गैप के अंदर जो इन दोनों डी के बीच में गैप है, इस गैप के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, ऐसे ई नाम का। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये फोर्स खाता है। ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त कहानी है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये चार्ज पार्टिकल फोर्स खाएगा, कितना, F इक्वल टू क्यू। अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है तो वो फोर्स खाएगा, और फोर्स खा के F इक्वल टू क्यू एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होते ही ये इस डी में एंटर कर जाता है, इस डी में एंटर कर गया ये चार्ज पार्टिकल। अब डी के अंदर एंटर करते ही वो अंदर होलो मेटल में पहुंच गया, और होलो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड डी, D1 एंड D2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड D1 and D2 vector E is zero. Vector E exists only in the gap between D1 and D2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस गैप के अंदर है, ये गैप बहुत मामूली सा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस गैप में है। तो ये जो है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कर गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ऐसे, ये जो है जो चार्ज पार्टिकल है वो घुसा ऐसे, है ना। तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा। तो ये जो है ये सर्कुलर ट्रैक में घूमता है, और ये सर्कुलर ट्रैक में घूम के ये आधा सर्किल मारता है कि वापस गैप में पहुंच जाता है। आधा सर्किल मार पाएगा क्योंकि आधे सर्किल के बाद में जैसे आधा सर्किल कंप्लीट करेगा, रेडियस हम लोग निकाल ही लेंगे, रेडियस r = mv/qb, तो ये बीच में पहुंच जाएगा वापस। अच्छा बीच में पहुंचते ही उसी टाइम पे क्या होता है, एसी का ये वाला लूप एंटर करता है ना। इतना ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, एसी का ये वाला लूप एंटर करेगा, और उसी वक्त पोलैरिटी चेंज हो जाती है, और पोलैरिटी चेंज होती है ये बन जाता है प्लस और ये बन जाता है माइनस, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग जाता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है इस डायरेक्शन के अंदर। तो जैसे ही गैप में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना डायरेक्शन पलट दिया। क्यों डायरेक्शन पलट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना, क्यों, क्योंकि ये जो ये इलेक्ट्रिक, ये प्लस माइनस इनकी पोलैरिटी चेंज होगी D1 D2 की। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डी में घुस जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस साइड में हो गया, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ घुस जाएगा ये। लेकिन अब की बार फिर वापस फोर्स खाएगा, गैप में वापस फोर्स खाएगा, और फिर वापस फोर्स खा के एक्सेलरेट होगा, तो स्पीड बढ़ाएगा, और स्पीड बढ़ाएगा तो r = क्या होता है, r = होता है mv/qb। और अगर वेलोसिटी बढ़ गई r और v आपकी प्रोपोर्शनल है, और अगर स्पीड बढ़ जाएगी, अगर स्पीड बढ़ गई तो उससे क्या होगा, उससे उसकी रेडियस भी बढ़ेगी। तो अब ये बड़े पाथ के अंदर इस डी के अंदर घुसेगा, और इस डी में घूमेगा, और बड़े पाथ में घूम के ये वापस सर्कुलर ट्रैक मार के इस गैप में आएगा। जैसे ही गैप में आएगा, सर्कल बना लेंगे, जैसे ही गैप में आएगा फिर वापस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये तो बन जाएगा माइनस और ये वाला बन जाएगा प्लस, फिर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। तो फिर ये अब इस B2 में घुस जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर वापस जी में आधा सर्किल मार के वापस गैप में आएगा, और फिर वापस पोलैरिटी चेंज होगी, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है ना। तो ये लगातार क्योंकि गैप पे इसको फोर्स मिलेगा, फोर्स मिलने से एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ेगी,
स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, और ये बिगर सर्कुलर ट्रैक पे क्या करता रहेगा, चक्कर मारता रहेगा। तो ये जो फिर वापस बड़े सर्कल में चक्कर मारेगा, फिर वापस गैप में आ जाएगा, फिर वापस बड़े सर्कल में चक्कर मारेगा, फिर गैप में आ जाएगा, फिर गैप में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये घूमता जाता है ना, अपनी रेडियस बढ़ाता जाता है, और घूमते 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 ठीक है ना, बिल्कुल किनारे पर आ जाता है ये। और किनारे पे आके फिर यहाँ पर एक विंडो होती है, ये जो है ये विंडो है, इस विंडो पे हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसको बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के इस पे टारगेट पे हम लोगों को उसको हिट करना होता है, उस टारगेट के उसको हिट करते हैं। तो इस तरह से सर्कुलर ट्रैक में घूमता हुआ इस तरह से अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के और ये जो है हाई काइनेटिक एनर्जी तक पहुंच जाता है। जितनी काइनेटिक एनर्जी अपने को चाहिए उतनी काइनेटिक एनर्जी तक इसको एक्सेलरेट करते हैं, और फिर विंडो से बाहर निकाल के टारगेट पे हम लोग क्या कर लेते हैं, टारगेट पे इसको मार मतलब हिट कर देते हैं, जहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करना होता है। तो ये पूरा साइक्लोट्रॉन की वर्किंग है। तो बताइए मुझे समझ में आया क्या? और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आई होप ढंग से नजर आ रहा होगा, आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा। ये अच्छा टॉपिक है, मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करूंगा ढंग से, और फिर उस पर डालूंगा मैं। तो बताओ मुझे समझ में आया क्या ये? और आवाज आ रही है मेरी क्लियर, और दिखाई भी दे रहा आपको? तो ओवरऑल इसमें कथा बताए क्या चल रही है, इसमें कहानी ये चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल घुमाया जा रहा है, और हर बार वो अपनी रेडियस बढ़ा लेता है, क्योंकि गैप में आता है, गैप में आते ही फोर्स खाता है, फोर्स खाते ही एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होते ही वेलोसिटी बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाने से रेडियस बढ़ जाती है, तो फिर बिगर ट्रैक पे घूमता है, सामने वाले में घुस जाता है। तो हर बार पहले D1 में घुसा, D2 में घुसा, D1 में घुसा, D2 में घुसा, आधा आधा राउंड मार के, और ये बिल्कुल डी के किनारों पर घूमने लग जाता है। और जब डी के किनारों पर घूमने लग जाएगा तो इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है। हम लोग एक विंडो से इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यह है साइक्लोट्रॉन का पूरा बेसिक फंडामेंटल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसके पैरामीटर्स निकाल रहा हूं, है ना। पैरामीटर्स तो बिल्कुल ठीक वैसे के वैसे निकलेंगे जो हम लोगों ने पहले किया था, लेकिन फिर भी यहां निकालना जरूरी है। तो ये मैं पैरामीटर्स निकाल रहा हूं इसके, किस चीज की कैलकुलेशन कैसे होगी। वो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फॉर्मूला देखो इसके, फॉर्मूला फॉर साइक्लोट्रॉन। उसको गोल गोल घुमा रहा है, उसको गोल घुमा रहा है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमा रहा है, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि उसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स किससे मिल रहा है, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स मिल रहा है क्यूबी से। तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका, किसी भी टाइम पे मान लो जिस स्पीड को चला उस स्पीड को का रेडियस निकालना हो, तो रेडियस हो जाएगा, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना हो जाएगा, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हो जाएगा r इक्वल टू mv अपॉन qb। ये सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हो जाएगा। यहाँ एक बी से बी काट दिया और qb को इधर दे दिया, r को इधर दे दिया। ये सर्कुलर वही फार्मूले जो पहले यूज किए थे हम लोगों ने, वही सेम फार्मूले काम में आते हैं। उसके बाद में बात करें हम लोग वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहाँ से v निकाले तो q भी चला जाएगा, m नीचे चला जाएगा तो v हो जाएगा q v r अपॉन m। ये वेलोसिटी हो जाएगी, या स्पीड भी बोल सकते हो। उसके बाद में ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और एंगुलर
फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा होता है बी बाई आर। तो यहाँ आर की वैल्यू अब तो या बी की वैल्यू तो आर की वैल्यू रखे एन बी अपॉन क्यू बी, तो बी से भी कट जाएगा और ये ओमेगा आ जाएगा क्यू बी अपॉन एन। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक पूरे रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पूरा राउंड मार देगा टी इक्वल टू वही 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ डाल दें, ये आ जाएगा 2 पाई ओमेगा की वैल्यू आगे कितनी 2p अपॉन एन। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन साइक्लोटोन में भी पढ़ाते हैं इनको। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एन हो जाएगा 1 अपॉन टी, टी का उल्टा कर दो क्यू बी अपॉन 2 पाई एन। एक देखो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रूल है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बहुत काम में आता है। फिर काइनेटिक एनर्जी और चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू डालें उठा के, ये मेरी वी की वैल्यू, तो यहाँ वी की वैल्यू डालेंगे तो स्क्वायर में जाएगी, एक एंड से एक एंड कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एन। ये काइनेटिक एनर्जी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब वो डी के किनारों पर घूम रहा होगा, मतलब उसका रेडियस डी के रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि डी भी तो सर्कुलर है। तो नोट करो इनको, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, चार्ज की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वो डी के रेडियस पर घूम रहा होगा, डी के बिल्कुल किनारों पर घूम रहा होगा, मतलब उसके सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है उसके डी के रेडियस के इक्वल होगा, है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ चार्ज इज इक्वल टू रेडियस ऑफ d1 एंड d2, d1 और d2 के रेडियस के इक्वल होगा। रेडियस बोल देते हैं d और d के रेडियस को बोल देते हैं अपन rd। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, मैक्सिमम ये कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये आप q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन है, तो ये r जो है वो d का रेडियस ले लो, तो यहाँ आएगा q स्क्वायर b स्क्वायर d का रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अच्छा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने में वो उससे पहले राउंड भी कितने मार चुका होगा, टोटल राउंड, टोटल नंबर ऑफ राउंड, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो ध्यान करो, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक फार्मूला पढ़ाया था, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू होता है क्यू बी।
पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी W इक्वल टू QV होता है ना, W से बना लिया अपन ने हाफ एम वी स्क्वायर। तो हर आधे राउंड में उसको QV एनर्जी मिल रही है, हर आधे राउंड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तो हर आधे राउंड में उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, QV इन ईच हाफ राउंड। काइनेटिक एनर्जी गेन बाय चार्ज, हर आधे राउंड में कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है QV। तो फुल राउंड में कितनी गेन करेगा, इन फुल कितनी गेन करेगा, 2QV। अगर इतनी गेन करेगा, और मान लेते हैं टोटल एन राउंड मारता हो, तो एन राउंड में कितनी गेन करेगा, एनर्जी इन एन राउंड, टोटल एन राउंड में कितनी एनर्जी गेन करेगा, एन इंटू 2QV। और ये जो एन राउंड में गेन करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल होनी चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, एन 2QV इक्वल टू QV स्क्वायर B स्क्वायर R B का स्क्वायर अपॉन कितना 2n। इससे अपन n निकाल सकते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितने राउंड मारेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए। तो ये आ जाएगा n इक्वल टू, एक टू से एक टू कैंसिल हो गया, ये 2 भी नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा QB स्क्वायर RD स्क्वायर अपॉन 4mv। ये B जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D1 एंड D2। ये आपका साइक्लोट्रॉन डन है बहुत बढ़िया तरीके से। स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारे फार्मूले तरीके से फील करते हुए पढ़ा दिया है। तो देख लो, इसको नजर मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ मुझे क्लियर हुआ क्या। हाँ सर, वहां पे आपने 2QV क्यों लिया सर, समझ में नहीं आया। 2QV इसलिए लिया है कि हर आधे राउंड में वो फोर्स खा जाता है, आधा राउंड पड़ता है गैप में आ जाता है, गैप में उसको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, हर आधे राउंड में गेन करता है। तो हर आधे राउंड में गेन करता है कितना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू QV। ये फार्मूला तो आ जाए ना समझ में, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू QV, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था मैंने। तो हर आधे राउंड में उसको QV एनर्जी मिल जाती है, हर आधे राउंड में, है ना। फिर अगले आधे राउंड में उसको 2QV मिल जाती है, ठीक है। हालांकि वो रेडियस बढ़ाता हुआ चलता है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, मतलब लेकिन हर आधे राउंड में उसको 2QV एनर्जी मिल जाती है ना। मतलब पहले आधे राउंड और दूसरे आधे राउंड का रेडियस लगभग सेम सा ही मान रहे हैं, है ना। तो एक राउंड के अंदर उसको एनर्जी की, फुल राउंड के अंदर एनर्जी कितनी मिल जाएगी, 2QV, क्योंकि आधे में मिली उसको QV, तो उसका डबल कर दिया, इसलिए 2QV आया। आई बात पकड़ में। यस सर। क्योंकि हर आधे राउंड में गैप में आ रहा है ना यार वो, और गैप में तो एक्सेलरेट हो रहा हो, एनर्जी कहां से ले रहा है, गैप से। मैग्नेटिक फील्ड की तो औकात ही नहीं है एनर्जी स्पीड अप करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है स्पीड अप करना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मौजूद है, गैप में। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट के अंदर, डी के अंदर नहीं है, क्यों नहीं है, होलो मेटल के अंदर होता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा था ना हम लोगों ने, होलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, E0 होता है, E इनसाइड। तो अंदर तो वो एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा, डी के अंदर तो केवल राउंड मार रहा है, और राउंड मारने का काम कौन करवा रहा है उसको, मैग्नेटिक फील्ड। आए क्या पकड़ में बाबू। हाँ सर, आ गया। चलो बढ़िया टॉपिक है ये, और बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बड़ा क्वेश्चन आ चुका है, कई बार, लॉट ऑफ टाइम्स, मेनी टाइम्स रिपीट होकर आता रहता है। कई बार ऐसा हुआ 2-3 साल तक लगातार है, पूरा फुल मार्क 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायग्राम बनवाते हैं, पूरी कैलकुलेशन करवाते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा आपको, डायग्राम को डिटेल में, मतलब 2-3 पेज में लिखना पड़ता है ये आपको। तो ये 2-3 पेज में लिखने लायक मटेरियल है, पूरा उसका डायग्राम बना के उसके एक एक पार्ट का वो करो कि ये हमने एसी सोर्स लगाया है, ये दोनों मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों डी हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, है ना।
दोनों के बीच में गैप कम है, तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन लिखो। उसके बाद में पूरी वर्किंग लिखो कि भैया गैप के अंदर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, वो डी में घुस गया, डी में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, लेकिन डी में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड ने उसने गोल घुमाया, वो वापस गैप में आया, गैप में आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलरिटी चेंज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर गया, फिर वो वापस सामने वाले डी में घुस गया। इस तरह से बार बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ और उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर दी। समझ में आ गया? तो क्लास में यही रोक रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। और अब मैं ठीक करूंगा जियो फाइबर, इसमें लगूंगा, है ना। और अगर ये क्लास मुझे सही लगी तो मैं इसको डाल दूंगा, मैं देखूंगा कि कहीं बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, ब्लर तो नहीं हो रही है स्क्रीन। और अदरवाइज फिर मैं इसको नई रिकॉर्ड करूंगा, चाहे मैं खुद ही रिकॉर्ड कर लूंगा, और बच्चे भी अटेंड कर लेंगे जो अटेंड करना चाहेंगे, है ना। एक्स्ट्रा क्लास में मैं अटेंड कर लूंगा, रिकॉर्ड करके फिर डालूंगा इसको। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, थैंक यू सर। कल मिलते हैं। ओके बच्चे, बाय।